नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन के बारे में कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं ताकि आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। साथ ही जानेंगे इनकम टैक्स के कुछ लिमिटेशंस के बारे में कि किस पर्पज के लिए आप कैश में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, और साथ ही जानेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना पैसा रख सकते हैं जिससे आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, और कितना पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो सेफ है। और साथ ही जानेंगे कि आप इनकम टैक्स की लिमिट से भी ज्यादा कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे भविष्य में आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैश पर होने वाले ट्रांजैक्शंस पर काफी ज्यादा नजर रखती है ताकि कोई भी व्यक्ति टैक्स की चोरी ना कर पाए। जो टैक्स की चोरी होती है वो ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस में होती है क्योंकि वह गवर्नमेंट के नजर पे आसानी से नहीं आती। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है कि लोग अपना जो ट्रांजैक्शंस है वो बैंक के माध्यम से करे, ऑनलाइन करे, ताकि उनके जो सारे ट्रांजैक्शंस है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, प्रॉपर उसका लेखा जोखा मिल सके। इसीलिए गवर्नमेंट जो है आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड से लिंक करवा रही है, आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक करवा रही है ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें वो उनको आसानी से ट्रैक कर सके। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा फोकस कर रही है आपके पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए आधार कार्ड से और आपके सारे बैंक अकाउंट से। तो आप यहाँ पर 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करें, फिर 1 लाख रुपए का करें, फिर 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करें, सारे ट्रांजेक्शन आपके पैन कार्ड पर एंट्री हो जाते हैं और उस एंट्री को गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया कभी भी ट्रैक कर सकती है, कभी भी उसको चेक कर सकती है। यदि अगर आप कोई ऐसे इलीगल ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिमिट के ऊपर है, आपको कभी भी इनकम टैक्स के नोटिस प्राप्त हो सकती है और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के बारे में इंक्वायरी कर सकती है। अगर एक इंक्वायरी के लिए आपके पास में नोटिस आया है तो यह भी संभव है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। अगर कभी भी आपके अकाउंट पर मॉनिटरिंग होती है, आपके अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस पाया जाता है, तो अगले 8 सालों तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर नोटिस भेज सकती है। तो आप कभी भी कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है कि आपने कहां से ट्रांजैक्शन किया, क्यों ट्रांजैक्शन किया, और आपके इनकम को जस्टिफाई करती कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी है वह लिमिट जिसके ऊपर यदि आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। यदि आप सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप 10 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जानकारी आपकी जो बैंक होती है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। सेम लिमिट आपका कैश विड्रॉवल के लिए भी है। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉवल करते हैं तो उसकी भी जानकारी जो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया है उसको आपका जो बैंक है वो भेज देती है। अगर हम पर ट्रांजेक्शन की बात करें तो एक बार में आप मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक ही कैश निकाल सकते हैं। अगर आप एक बार में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं कैश में तो उसकी भी जानकारी आपकी जो बैंक होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। अब कुछ लोगों की क्वेरी यह भी होती है कि अगर हमारे पास में 3 अकाउंट या 4 बैंक में अकाउंट है तो हम चारों बैंक में 10-10 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे तो क्या हमारे पास में इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी? तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर आपका चारों बैंकों में मिला के 10 लाख रुपए से ऊपर की कैश डिपॉजिट है तो भी चारों जो आपके बैंक रहेंगे वो इनकम टैक्स को नोटिस भेज देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे एक अकाउंट में करें चाहे 4 अकाउंट में करें, सबका मिला के आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स को चली जाती है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की तो करंट अकाउंट में इसकी जो लिमिट होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि बिजनेस अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जो आपको लिमिट मिलती है वो 50 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। 50 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर विड्रॉवल करते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। वैसे तो सेविंग अकाउंट में आप मैक्सिमम कितना भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपका जो सोर्स ऑफ फंड है, जहां से भी आपका पैसे आ रहे हैं या फिर वो कैश में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे चेक के माध्यम से हो, सारे जो सोर्स ऑफ फंड है वो जेन्युइन होना चाहिए। जो भी इनकम आ रही है आपके पास में उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। जो भी आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट आपके पास में होनी चाहिए। बस कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपके पास में जो भी इनकम आ रही है वो आपके ITR से
से जस्टिफाई होना चाहिए, आपके ITR में भी उतने पैसे की एंट्री होनी चाहिए जितना आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर आपने अपने ITR में प्रॉपर इन सब का जानकारी दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपके पास में इनकम टैक्स से नोटिस आते भी है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कैश विड्रॉवल के बारे में। तो जैसा कि आप अपने सेविंग अकाउंट में चाहें तो कितना भी बैलेंस रख सकते हैं, वैसे ही आप अपने सेविंग अकाउंट से चाहें तो कितना भी पैसे निकाल सकते हैं। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में बल्क में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको TDS चार्ज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो ट्रांजैक्शन करें वो या तो ऑनलाइन करें या तो आप बैंक के माध्यम से करें। कैश में जो ट्रांजैक्शन है उसको कम करें। कैश में ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ज्यादा प्राथमिकता नहीं देती है, इसीलिए क्या करती है आप ज्यादातर कैश में ट्रांजैक्शन करें। इसीलिए अगर आप ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ से TDS चार्ज करती है। तो जो TDS की जो लिमिट है, यदि आप 20 लाख रुपए तक कैश विड्रॉल करते हैं अपने सेविंग अकाउंट पर तो उसमें आपको TDS नहीं लगता है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो होल अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी रहेगा आपका पैसा, उसके ऊपर आपका 2% का TDS चार्ज करेगी। 2% उस कंडीशन में जब आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो वही जो TDS है 20% हो जाएगा, तो 20% आपका TDS कट जाएगा यदि आपके बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लिंक नहीं है। यदि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉवल करेंगे तो यहाँ पर आपको 5% का TDS चार्ज किया जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है। ये जो कंडीशन है तब है जब आपका पैन कार्ड आपके अकाउंट से लिंक है। वैसे तो आप अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉवल कर सकते हैं विदाउट TDS। आपका TDS नहीं कटेगा, बट उसके लिए कंडीशन यह है कि लास्ट 3 साल का ITR आपने अपने बैंक पर जमा किया होना चाहिए। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका जो लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है आपके बैंक पर जमा होना चाहिए। यदि आपने अपने 3 साल का ITR अपने बैंक में जमा किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर में आपको जो भी कैश विड्रॉवल करेंगे उसके ऊपर मात्र 2% का आपका TDS कटेगा। 1 करोड़ रुपए के नीचे तक अगर आप कोई भी कैश विड्रॉवल करेंगे तो उस पर आपको कोई भी TDS नहीं कटेगा। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा TDS कटने से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ अदर ट्रांजेक्शन के बारे में भी, जिसमें अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो पहला आपका क्रेडिट कार्ड का बिल। एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है 1 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते कैश में। अगर आप कैश में 1 लाख रुपए से ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब कई लोग बोलते हैं हमारे पास में 3 क्रेडिट कार्ड है, 4 क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास में 4 क्रेडिट कार्ड है तो 4 क्रेडिट कार्ड का मिला के अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट किया हुआ है कैश में तो उस कंडीशन में भी आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। वही अगर हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन बिल पेमेंट की तो 1 साल में मैक्सिमम 10 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। दूसरा है आपका फिक्स डिपॉजिट। तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिससे आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी। अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तीसरा है आपका बैंक ड्राफ्ट, जिसको DD भी कहा जाता है। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके 10 लाख रुपए या उससे ऊपर की DD बनवाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। ये जो ट्रांजेक्शन है, अब आप बोलेंगे कि अगर मैं 2-2 लाख का करके बनाऊं तो क्या मेरे पास में इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अगर आप 2-2 लाख रुपए करके अगर आप कैश डिपॉजिट करके DD बनवाते हैं तो उस कंडीशन में भी अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर 1 साल में आपका डिपॉजिट होता है तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। चौथा है आपका इंटरेस्ट इनकम। यदि आपके पास फिक्स डिपॉजिट है या फिर आपने सेविंग अकाउंट में लमसम पैसा डाल के रखा हुआ है, वहां से आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है अगर उसका उल्लेख आपने अपने ITR पर नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब कई लोग क्या करते हैं, अपने TDS कटने से बचाने के लिए बैंक में फॉर्म 15J 15H जमा कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका TDS तो नहीं कटता है लेकिन वो जो इनकम होती है वो आपका टैक्सेबल इनकम होता है। यदि अगर आपने इंटरेस्ट इनकम को जो कि टैक्सेबल है उसको अपने ITR पर मेंशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप
इनकम टैक्स फाइल करते हैं। पांचवा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और अगर आप उसका प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो वो जो पेमेंट है आपका बैंक माध्यम से ही होना चाहिए। यदि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप इसका प्रीमियम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं उसके ऊपर में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप उसमें कैश में डिपॉजिट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यदि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जो प्रीमियम है आपको हमेशा बैंक माध्यम से ही करना चाहिए, आप उसका प्रीमियम पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। छठवा है आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम। यदि अगर आप कहीं से भी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे आप टर्म प्लान ले, सेविंग प्लान ले या फिर आप इन्वेस्टमेंट प्लान ले, तो इसका जो प्रीमियम होता है मैक्स टू मैक्स आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए तक का ही आप प्रीमियम कैश में पेमेंट कर सकते हैं। यदि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आपको ऑनलाइन या फिर बैंक के माध्यम से ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसमें प्रॉपर आपको रिसिप्ट भी मिलती है और जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो आपको इनकम टैक्स को शो करने पड़ते हैं आपको रिबेट लेने के लिए। तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यदि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या था, वो आपको फिर वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है, यदि आप अपने परिवार वालों से या फिर दोस्त यार से कैश के रूप में पैसे लेते हैं या फिर किसी एनबीएफसी से आप कैश में लोन लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप 20,000 रुपए तक का ही कैश वहां से ले सकते हैं। 20,000 रुपए से अगर ऊपर कैश लेते हैं तो भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी पैसे लेते हैं या फिर अगर आप एनबीएफसी से पैसे लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 20,000 रुपए तक का पैसा जो है आप कैश में ले सकते हैं। यदि आपका रिपेमेंट 20,000 रुपए से ऊपर होता है तो आपको उनको ऑनलाइन माध्यम या फिर आपके बैंक माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आठवां है एडवांस या टोकन मनी। कभी कभी हम अपने कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या फिर अपने कोई एसेट्स बेचना चाहते हैं तो क्या होता है, जो बायर होता है वो हमको कोई एडवांस देता है फिर टोकन के रूप में हमको पैसे देता है ताकि ये जो प्रॉपर्टी है हम ले सके, बाद में पूरा पैसा देके। तो ऐसे में क्या होता है, यदि अगर आप किसी से टोकन मनी लेते हैं या फिर अगर आप किसी को टोकन मनी देते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम आप 20,000 रुपए तक के कैश में उनके साथ में लेन देन कर सकते हैं। यदि अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर अगर उनसे लेन देन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं से भी टोकन मनी ले रहे हैं फिर किसी को भी टोकन मनी दे रहे हैं। नवा है आपका रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। यदि अगर आप रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप जमीन की खरीदी बिक्री करते हैं या फिर अपने कोई घर की खरीदी बिक्री करते हैं तो उस कंडीशन में भी मैक्सिमम जो कैश ट्रांजेक्शन है यहाँ पर 20,000 रुपए तक का ही अलाउड है। अगर आप 20,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन अगर आप रियल एस्टेट में कैश में करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है और 100% तक आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। तो यदि अगर आप रियल एस्टेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। 10वां पॉइंट है, यदि अगर आप कोई प्रॉपर्टी नगद पेमेंट करके खरीदी है जिसकी वैल्यू मार्केट में 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है तो उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रार होता है वो भी इनकम टैक्स को इसकी नोटिफिकेशन भेज देती है कि यह जो फलाना व्यक्ति है, इसका पैन कार्ड नंबर ये है, अकाउंट नंबर ये है, पता ये है, इन्होंने 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नगद पेमेंट करके खरीदी है। तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो यदि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी कैश में खरीदते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और ये जो 30 लाख रुपीज का लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ वो लिमिट है मार्केट प्राइस का। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो खरीदी हुई है मार्केट में उसकी प्राइस सपोज 40 लाख रुपए है और आपका सपोज वो घर परिवार वाला या फिर कोई दोस्त यार का जमीन है वो आपको सस्ते में दे रहा है, मान के चले कि आपने उसको 25 लाख रुपए में भी खरीद लिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो जानकारी है वो रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा कि आपने 30 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी है उसको बाई करी है नगद में। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन के बारे में। अब क्या होता है, जो ज्यादातर बिजनेस होते हैं वो कैश पे चलते हैं, कैश पे लेन देन ज्यादा होता है। तो अब बोलेंगे कि हम बिजनेस में भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिजनेस में आप कैश का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस है उसमें भी। आप बिजनेस में कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कैश ट्रांजेक्शन के जो लिमिट्स है, जो रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप कोई बिजनेस ओनर है या फिर आपका कोई शॉप है तो एक व्यक्ति से
एक बार में आप केवल मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जो कैश है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश एक व्यक्ति से एक बिल में अगर एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। इसका रूल ये है कि एक व्यक्ति एक बिल एक प्रोडक्ट मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का जो कैश है उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि अगर आप अपने कोई बिजनेस एक्सपेंस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम एक दिन में 10,000 रुपए तक का जो कैश है वो एक्सपेंस शो कर सकते हैं। यदि अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर का कैश एक्सपेंस शो करेंगे अपने बिजनेस में तो उस कंडीशन में भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। अब बिजनेस में क्या होता है, ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में होता है। तो यदि आपका बिजनेस है तो आपके पास में करंट अकाउंट होना चाहिए। तो करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 50 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है। 50 लाख रुपए आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉवल करते हैं तो भी आपके पास में इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति करंट अकाउंट में एक बार में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का पैन नंबर, आधार नंबर डिपॉजिट स्लिप में मेंशन करना जरूरी है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी उस कंडीशन में आपका जो बैंक रहेगा इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा और बिजनेस ओनर के पास में इनकम टैक्स से नोटिस आ सकती है कि ये जो कैश है आपके पास में कहां से आया, आप इसको जस्टिफाई करिए। सेम कंडीशन आपका विड्रॉवल के लिए भी है। यदि अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर कैश विड्रॉवल करते हैं तो आपको विड्रॉवल स्लिप में आपका पैन नंबर, आधार नंबर मेंशन करना है, तभी आपको वहां से कैश मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। यदि अगर आप यूपीआई में किसी को पैसे भेजते हैं या फिर किसी से पैसे रिसीव करते हैं तो क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या पेनाल्टीज हैं, आपको इन सब की जानकारी देने वाला हूं। तो यदि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो भविष्य में आने वाले हैं वो आपको समय पर मिलते रहें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।